हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो कल हमने राजस्थान कला एवं संस्कृति का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के महल, पैलेस एवं स्मारक, उसका हमने भाग 1 पूरा कर लिया था, जिसमें हमने उदयपुर संभाग के जो महल या स्मारक थे उनको देखा था। और आज इस वीडियो में हम भाग 2 को शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा कोटा संभाग के महल, स्मारक और जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है जगमंदिर महल। और ये जगमंदिर महल हमने पीछे भी पढ़ा था उदयपुर संभाग में। तो उदयपुर वाला अलग है और कोटा वाला अलग है। अब जो जगमंदिर महल है कोटा में, उसके बारे में क्या खास है? तो यह महल कोटा के किशोर सागर तालाब के मध्य बना है। तो कोटा में एक तालाब है जिसका नाम है किशोर सागर तालाब, और उसके बीच जो महल बना है उसको हम बोलते हैं जगमंदिर महल, जो कि कहाँ पे है? कोटा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक राजा थे हाड़ौती के या फिर कोटा के, उनका नाम था दुर्जन साल। क्या नाम था? दुर्जन साल। तो महाराज दुर्जन साल ने अपनी सिसोदिया रानी, यानी कि उनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था ब्रज कंवर, उनके लिए 1743 से 1745 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? जगमहल मंदिर, जो कि कहाँ पे है? कोटा में है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि एक तो ये किशोर सागर तालाब के मध्य बना है जो कि कोटा में है, और इसका निर्माण महाराज दुर्जन साल ने अपनी सिसोदिया रानी ब्रज कंवर के लिए 1743 से 1745 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो ये था हमारा जगमंदिर महल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अबला मीनी का महल, जो कि कोटा में, और इसको अबली मीनी भी कहा जाता है। कोटा के एक शासक थे, यानी कि एक राजा थे, राव मुकुंद सिंह। और मुकुंद सिंह के नाम पे ही मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको आप याद रखना, जो कि मैं आपको आगे और भी बता दूंगा। तो एक कोटा के राजा थे राव मुकुंद सिंह, उनके द्वारा अपनी पासवान, अब पासवान क्या होता है? पासवान होता है मतलब एक राजा की बहुत दासियां होती हैं। तो राजा की जो दासियां होती है, अगर राजा को उनसे किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी पासवान बन जाती हैं। क्या बन जाती है? पासवान। तो कोटा के एक राजा थे राव मुकुंद सिंह, उनकी एक पासवान थी अबली मीनी या फिर अबला मीनी, उनके लिए बनवाया था। और वर्तमान में ये जो महल है वो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब आपको ये पता होगा कि जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो तो सबसे पहले वो राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में है। और ये कहाँ पे है? कोटा में। तो उसी में है कौन सा? अबली मीनी का महल या फिर अबला मीनी का महल। और इसे हाड़ौती का ताजमहल, अब क्योंकि जो कोटा है वो हाड़ौती क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे हाड़ौती का ताजमहल या फिर राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और वर्तमान में यह खंडर अवस्था में है, मतलब कि कोई काम का नहीं है, एकदम खंडर पड़ा हुआ है। तो अब तक हमने अबला मीनी का महल के बारे में क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि ये सबसे पहले कोटा में है, और कोटा के एक राजा थे राव मुकुंद सिंह, उनकी एक पासवान थी अबली मीणी या फिर अबला मीणी, उनके लिए इन्होंने बनवाया था। और प्रेजेंट टाइम वर्तमान में ये कहाँ पे है? यह जो महल है वो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में है। और इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है या फिर राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और वर्तमान में खंडर अवस्था में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक है हमारा अभेड़ा महल। अभेड़ा महल भी कहाँ पे है? कोटा में है। तो ये चंबल नदी के किनारे बना है। अब आपको पता है कि जो चंबल नदी है वो बहती है कहाँ से? कोटा से, यानी कि कोटा में बहती है। तो उसी के नदी के किनारे पे बना हुआ है कोटा में एक महल जिसका नाम है अभेड़ा महल। अपने विशाल तालाब, जलकुंड, उद्यानों के कारण दर्शनीय है। और ये किस लिए अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं, बड़े बड़े जलकुंड हैं और उद्यान हैं। इसका जो निर्माण था वो महाराव अभय सिंह हाड़ा द्वारा करवाया गया था। कोटा के एक राजा थे महाराव अभय सिंह हाड़ा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किस महल का? अबेड़ा महल का, जो कि कहाँ पे है? कोटा में है। इसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में एक हवा महल है, और हाड़ौती का हवा महल किसको कहते हैं? अभेड़ा महल को। और पीछे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो अबला मीनी का महल है उसको हाड़ौती का ताजमहल या फिर राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभेड़ा महल भी समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा सुखमहल, जो कि है बूंदी में। बूंदी में एक झील है जिस झील का नाम है जैत सागर झील। और जैत सागर झील के किनारे जो महल स्थित है वो है सुखमहल। इसका निर्माण करवाया था राजा विष्णु सिंह ने। किसने करवाया था? कौन से राजा थे? राजा विष्णु सिंह। और एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार थे रडयार्ड किपलिंग,
वो बूंदी जब आए थे, यानी कि राजस्थान में जब आए थे, तो वो सुख महल में ही ठहरे थे, इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है हमारा काठ का रैन बसेरा महल, जो कि है झालावाड़ में। अब इसमें जो ये काठ है, काठ का मतलब होता है लकड़ी। तो हमें ऑब्वियसली इतना पता चल गया है कि जो काठ का रैन बसेरा महल है, ये किससे बना होगा? लकड़ी से बना होगा। और ये कहाँ पे है, कौन से जिले में है? वो है हमारा झालावाड़। तो लकड़ी का बना यह है भवन 1936 ईस्वी में लखनऊ में लगी एक उद्योग प्रदर्शनी में रखा गया था। तो 1936 में क्या होता है, लखनऊ में एक उद्योग प्रदर्शनी लगती है, और उसी में ये लकड़ी का जो महल था, काठ का रैन बसेरा महल, इसको प्रदर्शनी में लगाया गया था। अब झालावाड़ के उस टाइम जो राजा थे, उनका नाम था राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह ने इस महल को देखा और इसको वो खरीद के लेके आ गए झालावाड़, और यहाँ पे किशन सागर झील के किनारे इसको स्थापित करवाया। कौन सी झील के किनारे? किशन सागर झील के किनारे। और ये जो काष्ठ प्रसाद है, यह देहरादून के वन शोध संसाधन द्वारा निर्मित है। मतलब कि देहरादून में वन, आपको पता होगा कि देहरादून में वन शोध संस्थान है, तो उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, यानी कि उन्होंने इसको बनाया था। ये जो काठ का रैन बसेरा महल है, जो कि झालावाड़ में, तो आपको इसके बारे में इतनी ही चीजें याद रखनी है। फिर उसके बाद आता है हमारा भरतपुर संभाग। तो हमने उदयपुर और कोटा संभाग के जितने भी महल, स्मारक वगैरह थे, सबको देख लिया। और अब हम देखेंगे भरतपुर संभाग के महलों को। तो सबसे पहला आता है हमारा डीग के महल। अब आपको पता होगा कि डीग जो है, वो अभी एक नया जिला बन चुका है भरतपुर से अलग होकर। तो डीग के जल महलों का निर्माण बदन सिंह, एक राजा थे, उन्होंने प्रारंभ करवाया था, यानी कि शुरू करवाया था। परंतु इन जल महलों में सर्वाधिक निर्माण जो था, वो महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था 1755 से 1763 ईस्वी के मध्य में। तो डीग के जो महल है, यानी कि डीग के जो जल महल है, उनमें आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले डीग के जो जल महलों का निर्माण था, वो बदन सिंह, वहां के एक राजा थे, उन्होंने तो शुरू शुरू करवाया था। परंतु इन जल महलों में जो सर्वाधिक निर्माण था, वो महाराजा सूरजमल ने करवाया था 1755 से 1763 ईस्वी के बीच। और राजस्थान का जो इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक है, उसके अनुसार डीग के जो जल महल है, वो जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे एक जगह है बंसी पहाड़पुर। तो बंसी पहाड़पुर के कठोर बलुआ पत्थरों से चतुष्कोणीय आकृति में बने हैं। यहाँ के जो डीग के जल महल हैं, वो किससे बने हैं? बंसी पहाड़पुर के कठोर बलुआ पत्थरों से। और कौन सी आकृति में? चतुष्कोणीय आकृति में। देन इसके बाद यहाँ पे जो भवन है, कौन कौन से भवन है? तो उनमें सबसे पहला आता है हमारा गोपाल भवन। फिर उसके बाद आता है हमारा सूरज भवन, फिर सावन और भादो भवन, नंद भवन, किशन भवन, पुराना भवन, हरदेव भवन और केशव भवन। आपको इनको याद रखना है। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, और हो सके तो आप नोट्स भी बनाते चलना साथ साथ। गोपाल भवन, सूरज भवन, सावन भादो भवन, नंद भवन, किशन, पुराना भवन, हरदेव भवन और केशव भवन। और फिर उसके बाद आता है जो ये गोपाल भवन और किशन भवन और सूरज भवन है, वो महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित हैं। यानी कि उनको महाराजा सूरजमल जाट ने ही उनका निर्माण करवाया था। कौन कौन से भवन का? तो इसमें 3 भवन है। एक तो इनके नाम से मिलता जुलता है, सूरज भवन, एक किशन भवन और गोपाल भवन। और फिर यहाँ के बाद यहाँ के भवनों में सबसे बड़ा व उत्कृष्ट भवन गोपाल भवन है, जिसमें काले पत्थर का शाहजहां का सिंहासन रखा है। तो यहाँ के भवनों में जो सबसे बड़ा और सबसे जो अच्छा है, उत्कृष्ट है, वो है हमारा गोपाल भवन। और क्यों है वो, मतलब सबसे बड़ा और उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि उसमें काले पत्थर का शाहजहां का सिंहासन रखा है। शाहजहां कौन था? एक मुगल बादशाह था। और यहाँ पे रूप सागर और गोपाल सागर नाम के 2 विशाल सरोवर भी बने हुए हैं। और आपको ये पता होगा, अगर आप राजस्थानी जीके पढ़ते हो, तो डीग जो है उसको जल महलों की नगरी कहा जाता है। और यह भरतपुर रियासत के शासकों की प्राचीन राजधानी भी रही है, जो कि हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में। तो अभी के लिए आपको डीग के महलों के बारे में इतना ही याद रखना है। फिर उसके बाद आता है हमारा निहाल टावर, जो कि है धौलपुर में। यह धौलपुर शहर में बना 8 मंजिला घंटाघर है। घंटाघर क्या होता है? जिसपे एक बड़ी सी सुई लगी होती है, और वहां पे हमें समय दिखता है, यानी कि टाइम दिखता है। तो निहाल टावर जो है, वो धौलपुर शहर में बना एक 8 मंजिला घंटाघर है, जिसका निर्माण 1880 ईस्वी में, कब? 1880 ईस्वी में राजा निहाल सिंह ने, तो इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, उन्होंने प्रारंभ करवाया था, जो 1910 में महाराजा राम सिंह के समय पूरा हुआ था। तो देखो, निर्माण 1880 में राजा निहाल सिंह ने प्रारंभ करवाया था,
पर ये कंप्लीट होता है, मतलब पूरा होता है 30 साल बाद 1910 ईस्वी में। और कौन से राजा थे उस टाइम? तो महाराजा राम सिंह के समय पे पूरा हुआ था। फिर उसके बाद इसे राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है। तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा घंटाघर है उसका नाम क्या है? निहाल टावर, जो कि कहाँ पे है? धौलपुर में है। और जो ये 8वीं मंजिल है इसकी, अब अभी हमने पढ़ा था कि 8 मंजिला घंटाघर है, तो इसकी जो 8वीं मंजिल है उस पे मात्र छतरी है और वहां पे कोई भी मंजिल नहीं है, सिर्फ एक छतरी है। और छठी मंजिल पर चारों दिशाओं में समय दर्शाती घड़ियां हैं जो कि ठीक समय दर्शाती हैं। इतना याद रखना है कि 8वीं मंजिल पर सिर्फ और सिर्फ छतरी है और छठी मंजिल पर चारों दिशाओं में जो समय दर्शाती घड़ियां हैं जो कि ठीक समय दर्शाती वो हैं। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में? निहाल टावर के बारे में, जो कि कहाँ पे है? धौलपुर में है। फिर उसके बाद आता है एक सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को हमने उदयपुर संभाग में भी पढ़ा था, पर वो अलग है और ये धौलपुर वाला अलग है। सिटी पैलेस को धौलपुर महल के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन स्थापत्य से युक्त यह महल शाही परिवार का निवास स्थान था। तो क्या था? पहले राजा महाराजाओं का टाइम था, तो प्राचीन टाइम में क्या होता था कि जो शाही परिवार था वो यहाँ पे निवास करता था, यहाँ पे रहता था। कहाँ पे? सिटी पैलेस, जो कि कहाँ पे है? धौलपुर में। और इसको धौलपुर महल के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है तालाब शाही महल, जो कि है धौलपुर में। यह जो महल है जिसका नाम तालाब शाही महल है, वो धौलपुर में एक जगह है बाड़ी, उसके पास में ये स्थित है। तालाब शाही झील के मध्य बना है। तो यहाँ पे एक झील भी है जिसका नाम है तालाब शाही झील। इसका जो निर्माण था वो सम्राट जहांगीर के शहजादे, शहजादे का मतलब होता है उसका बेटा, तो जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। उसके लिए मतलब, और उसके मनसबदार थे एक साले या फिर सले खां, उन्होंने 1622 ईस्वी में करवाया था। आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है कि ये जो तालाब शाही महल है, यह महल धौलपुर में बाड़ी के निकट स्थित है। एक तालाब है, तालाब शाही झील, उसके मध्य बना हुआ है। फिर उसके बाद इसका निर्माण, तो जहांगीर के एक शहजादे थे यानी कि बेटे थे शाहजहां, और उनके उनके लिए बनवाया था। किसने? तो जहांगीर के एक मनसबदार थे साले या फिर सले खां, उन्होंने 1622 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा किसके बारे में? भरतपुर संभाग के बारे में। तो हमने उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जितने भी किले थे, जितने भी महल थे, स्मारक थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जयपुर संभाग के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा जयपुर संभाग में आता है बहुत ही फेमस महल, उसका नाम है हवा महल। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। इसको पैलेस ऑफ वाइंड्स भी बोलते हैं। तो जयपुर शहर में बड़ी चौपड़ के पास स्थित इस हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में जयपुर के एक शासक थे सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने करवाया था। तो सबसे पहले आपको इसमें यही याद रखना है कि जयपुर शहर में एक जगह है, उसके जगह का नाम है बड़ी चौपड़ और उसके पास में ये स्थित है। और इस हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो एक जयपुर के राजा थे जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने 1799 ईस्वी में करवाया था। लाल व गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित यह भवन भगवान कृष्ण के मुकुट के समान नजर आता है। तो ये किस किस से निर्मित हुआ है? ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। और ये इसको दूर से देखने पर कैसा लगता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट था ना, उसके समान ये नजर आता है। और इसमें खिड़कियां कितनी है? 953 खिड़कियां हैं, यानी कि 953 इसमें क्या है? खिड़कियां हैं। इसके जो कारीगर या फिर वास्तुकार थे वो कौन थे? लालचंद उस्ताद। इनको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसके बाद आता है यह हवा महल 5 मंजिला है। ये जो हमारा हवा महल है जयपुर वाला, इसमें कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। जिसकी मंजिलों का क्रम, मतलब जो इसकी मंजिल है उसका क्रम क्या है, वो कैसे कैसे है? तो सबसे पहला आता है हमारा सरद मंदिर। कौन सी मंदिर आती है? सरद मंदिर, जो कि कहाँ पे है? भूतल में है, यानी कि ग्राउंड पे है। और फिर उसके बाद आती है हमारी रत्न मंदिर। और रत्न मंदिर क्या है? रत्न मंदिर हमारी पहली है, मतलब कि पहली मंजिल है। फिर उसके बाद आता है हमारी दूसरी मंजिल, विचित्र मंजिल। कौन सी मंजिल? विचित्र मंदिर। और फिर उसके बाद आता है हमारा प्रकाश मंदिर। कौन सी मंदिर? प्रकाश मंदिर। और फिर हमारे बाद फिर जो सबसे लास्ट में आता है वो है हमारा खुद हवा मंदिर। तो आप इसके क्रम को याद रखना, 5 मंजिल, इस हवा महल में 5 मंजिल है और उन 5 मंजिलों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले हमारी सरद मंदिर। सरद मंदिर हमारी भूतल यानी कि ग्राउंड पे है, एकदम ग्राउंड फ्लोर है। फिर उसके बाद आती है हमारी रतन मंदिर, वो पहली मंजिल पे है। फिर आती है विचित्र मंदिर, फिर आती है प्रकाश मंदिर और अंत में आती है हमारी हवा मंदिर। तो ये है इसका क्रम।
और इस भवन के पिछले हिस्से में राजकीय संग्रहालय संचालित है। अब राजकीय संग्रहालय क्या होता है? ये होता है नेशनल म्यूजियम या फिर स्टेट म्यूजियम। तो इस भवन के पिछले हिस्से में ये क्या संचालित है? राजकीय संग्रहालय संचालित है। इस संग्रहालय का आंतरिक प्रवेश द्वार आनंद पोल कहलाता है। और इस संग्रहालय में अगर आप घुसते हो तो इसका जो आंतरिक प्रवेश द्वार है, जहां से आप जाओगे, जो प्रवेश गेट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आनंद पोल। फिर उसके बाद आता है, यह इमारत दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। तो ये जो हमारा हवा महल है राजस्थान वाला, यानी कि जयपुर वाला, तो ये किसी भी नींव के बिना बना हुआ है, मतलब इसकी नींव नहीं है। फिर उसके बाद हवा महल की खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मकसद था कि राज परिवार की महिलाएं इस महल की खिड़की से ही उत्सव समारोह व शाही सवारियों को देख सकें। इसके कहने का मतलब ये है कि जो हवा महल की खिड़कियां हैं, उनको जालीदार बनाए जाने का कारण यही था कि इसकी जो रानियां थी, मतलब कि जो राज परिवार की महिलाएं थी, वो ताकि इन खिड़कियों से उत्सव समारोह और शाही सवारियों को देख सकें। फिर उसके बाद आता है, और इस महल की सुंदरता के बारे में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडविन आर्नोल्ड। एडविन आर्नोल्ड ने क्या कहा था इनकी, मतलब इसकी खूबसूरती बताने के लिए, कि अलादीन का जो जादूगर है, इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता था, और ना ही पेरी बेनान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुरम्य रहा होगा। मतलब कि उसकी तारीफ करते हुए इन्होंने ऐसा कहा था हवा महल के बारे में। फिर उसके बाद आता है, तो वो हमने पढ़ा किसके बारे में? हवा महल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सिटी पैलेस के बारे में, जो कि है जयपुर में। आप याद रखना, सिटी पैलेस हमने उदयपुर में भी पढ़ा था, फिर कोटा संभाग में भी पढ़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं जयपुर संभाग में। तो जयपुर संभाग में जो सिटी पैलेस है, जयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा 1729 ईस्वी से 1732 के मध्य करवाया गया था। यानी कि कितने साल लगे? 3 साल लगे थे। किसने निर्माण निर्माण करवाया था? वहां के राजा सवाई जयसिंह ने। सिटी पैलेस में अनेक इमारतें बनी हैं। इसमें राज परिवार का निवास स्थान भी बना है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। तो सिटी पैलेस में बहुत सारी अनेक इमारतें भी बनी हैं जिसमें कि राज परिवार रहता था। अब हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसके अंदर क्या क्या है? सबसे पहले वो, तो इसके अंदर है चंद्रमहल और सिलेखाना, जिसको शस्त्रागार भी कहते हैं, दीवान आम जहाँ पे सभा का निवास था, और दीवाने खास मुबारक महल। अब आपको पता होगा ये दीवाने खास दीवाने आम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो बीच में क्या होता है हिस्ट्री में, यानी कि इतिहास में, तो मुगल और राजपूत संबंध बनने लगे थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना याद रखो कि वो इन्हीं सब की वजह से आ रहे हैं। फिर आता है पोथी खाना। पोथी खाना का मतलब क्या होता है? महाराजा का निजी पुस्तकालय, यानी कि राजा की पर्सनल लाइब्रेरी। फिर गोविंद देव जी का मंदिर भी यहीं पे है। महाराजा मानसिंह द्वितीय संग्रहालय भी, यानी कि म्यूजियम भी यहीं पे, जहाँ पे उनके बारे में बताया गया है। प्रीतम निवास चौक सर्वतोभद्र चौक स्थित है, और सिटी पैलेस के 3 प्रवेश द्वार हैं। मतलब कि 3 जगहों से, 3 गेटों से हम सिटी पैलेस में जा सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है त्रिपोलिया गेट। सिटी पैलेस का मुख्य प्रवेश द्वार है, कौन सा है? त्रिपोलिया गेट, जो कि शाही परिवार के लिए आरक्षित है, यानी कि इससे सिर्फ शाही परिवार ही जा सकता है। और अन्य द्वार कौन से? एक है वीरेंद्र पोल और एक है उदय पोल, जिसको सिरै ढ्योढ़ी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है, सिटी पैलेस की जो भवन शैली है वो राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। इस चीज को आप याद रखना। ये जो सिटी पैलेस बना है वो किस शैली में बना है? वो राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से निर्मित इस भवन की इमारतों में पत्थर पर बारीक कटाई और दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी की गई है। तो इसको आप याद रखें कि लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से इसको बनाया गया है। किसको? सिटी पैलेस को। सिटी पैलेस के प्रमुख भवनों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। अब इसके जो प्रमुख भवन है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा था यहाँ पे कि इसके अंदर क्या क्या है। अब हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा चंद्रमहल, जो कि सिटी पैलेस में कहाँ पे है? जयपुर में है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने राज परिवार के निवास के रूप में इसका निर्माण करवाया था। तो एक राजा थे सवाई जयसिंह द्वितीय, उन्होंने राज परिवार के निवास के रूप में इसका निर्माण करवाया था। किसका? चंद्रमहल का, जो कि सिटी पैलेस के अंदर है। इस भवन में कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिला हैं। और जिनके नाम हैं, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है चंद्र मंदिर, फिर उसके बाद आता है सुख निवास, फिर रंग मंदिर, फिर शोभा निवास, छवि निवास, श्रीनिवास,
साखी मंजिल जिसको मुकुट महल भी कहते हैं वो हैं। तो यहाँ पे 7 मंजिला हैं और ये सातों मंजिलों के नाम हैं। इसका जो निर्माण था उसके जो वास्तुकार थे वो विद्याधर की देखरेख में हुआ था। इस भवन की साज सज्जा मानसिंह द्वितीय ने जर्मन कलाकार एएच मुल्लर से करवाई थी। तो एक जर्मनी के कलाकार थे, अगर हम बोलें तो एक चित्रकार थे जो कि एक आर्टिस्ट भी थे यानी कि कलाकार भी थे, तो वो थे एएच मुल्लर। इस भवन की जो साज सज्जा है वो मानसिंह द्वितीय ने जर्मन कलाकार एएच मुल्लर से करवाई थी। किसकी? चंद्रमहल की। कौन से राजा थे? मानसिंह द्वितीय। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। फिर उसके बाद संग्रहालय। वर्तमान में चंद्रमहल में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम संचालित है, जिसमें कि राजस्थानी पोशाकें हैं, मुगलों और राजपूतों के हथियारों का संग्रह प्रदर्शित है, तराई से हुई मूठ वाली तलवारें और मीनाकारी का जड़ाऊ काम प्रदर्शित है यहाँ पे। और इस संग्रहालय में कम से कम यानी कि 3000 लगभग पेंटिंग्स हैं। कौन से संग्रहालय में? चंद्रमहल में, जो महाराजा सवाई सिंह मानसिंह द्वितीय म्यूजियम है उसमें। फिर उसके बाद आता है दीवाने खास, जिसको सर्वतोभद्र भी कहते हैं। यह सर्वतोभद्र चौक के मध्य बना एक मंजिला चौक और कलात्मक भवन है। इससे राजा अपने दरबारियों व विश्वस्त अधिकारियों से मुलाकात करते थे। तो दीवाने खास मतलब इस हम नाम से ही पता चल रहा है कि खास मतलब कि जो राजा था वो अपने दरबारियों और जो उसके खास लोग थे, अधिकारी थे, उनसे मुलाकात करते थे। फिर उसके बाद आता है गंगाजली। अब गंगाजली क्या है? तो दीवाने खास में चांदी के 2 बड़े पात्र रखे हुए हैं, जो 14,000 झाड़शाही चांदी के सिक्कों से बनाए गए हैं। यानी कि दीवाने खास में चांदी के 2 बड़े पात्र रखे हुए हैं, जिनको कौन से सिक्कों से बनाया गया है? तो 14,000 झाड़शाही चांदी के सिक्कों से बनाए गए थे। महाराजा माधो सिंह द्वितीय, इस नाम को आप याद रखना, महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा सम्राट एडवर्ड सप्तम या सेवंथ के राज्यारोहण समारोह में भाग लेने के लिए इंग्लैंड की यात्रा जाने के दौरान इन दोनों पात्रों में गंगाजल भरवाकर अपने साथ ले गए थे। तो होता क्या है कि एक राजा थे इंग्लैंड के जिसका नाम था एडवर्ड सप्तम, तो उसके राज्यारोहण समारोह में भाग लेने के लिए हमारे जो राजा थे जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय, वो इंग्लैंड की जब यात्रा पर जा रहे थे तो उनके दौरान इन दोनों पात्रों में, जिनका नाम है गंगाजली, उसमें गंगाजल भरवाकर अपने साथ ले गए थे, जो कि 14,000 झाड़शाही चांदी के सिक्कों से बनाए गए थे। यहाँ पर सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा पहनी जाने वाली शाही पोशाक, गाउन और पाजामा प्रदर्शित है। तो आई होप गंगाजली क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद है दीवाने आम, जो कि सभा निवास है, जो सार्वजनिक दर्शकों के हॉल के रूप में काम लिया जाता था। संगमरमर के खंभों, प्लास्टर पर खूबसूरत चित्रकारी से युक्त है दीवाने आम। फिर उसके बाद आता है हमारा मुबारक महल, जो कि है जयपुर में, और जयपुर में भी कहाँ पे? सिटी पैलेस में। इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने 1900 ईस्वी में अतिथियों को ठहराने के लिए सर सैमुअल स्विंटन जैकब की देखरेख में करवाया गया था। तो जो मुबारक महल है जो कि जयपुर सिटी पैलेस में है, इसका जो निर्माण है वो माधो सिंह द्वितीय ने 1900 ईस्वी में जो उनके मेहमान थे उनको ठहराने के लिए किसकी देखरेख में करवाया था? सर सैमुअल स्विंटन जैकब की देखरेख में करवाया था। यह 2 मंजिला कलात्मक भवन मुगल राजपूत यूरोपीय शैली में निर्मित है। 2 मंजिला है मुबारक महल में। इसके भूतल पर संग्रहालय व पोथीखाना के अधिकारियों की बैठक व्यवस्था तथा प्रथम मंजिल पर पोथीखाना बनाया, जो राज परिवार का निजी पुस्तकालय है। तो मैंने आपको बता दिया पोथीखाना क्या होता था, यानी कि राजा का जो निजी पुस्तकालय था वो। तो इसके जो 2 मंजिल है मुबारक महल में, इसका जो भूतल है यानी कि ग्राउंड फ्लोर है, वहां पे संग्रहालय और पोथीखाना की अधिकारियों की बैठक व्यवस्था है, और प्रथम मंजिल पर पोथीखाना बना है जो कि राज परिवार का क्या है? निजी पुस्तकालय है। फिर उसके बाद आता है हमारा सिलहखाना आर्म्स एंड आर्मर गैलरी। तो आमिर और जयपुर शासकों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, तलवारें, बंदूक, ढाल व हेलमेट यहाँ पे रखे हुए हैं या फिर प्रदर्शित हैं। फिर आता है हमारा प्रीतम निवास चौक। तो प्रीतम निवास चौक जो है, यह चौक सिटी पैलेस का अंदरूनी चौक है, जिसमें से होकर चंद्रमहल तक पहुंचा जा सकता है। इसमें 4 छोटे कलात्मक गेट बने हैं। इसमें 4 गेट हैं। कौन कौन से हैं? तो मयूर द्वार, कमल द्वार, लहरिया द्वार व गुलाब द्वार। इनको आप याद रखना, मयूर, कमल, लहरिया और गुलाब। ये यहाँ पे प्रीतम निवास चौक में 4 छोटे कलात्मक गेट हैं। फिर उसके बाद आता है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, मयूर द्वार। इसको हम बोलते हैं पिकॉक गेट। यह द्वार शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व करता हुआ भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है, ये जो मयूर गेट है, जिसको हम पिकॉक गेट के नाम से भी जानते हैं, तो ये शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है और कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है।
फिर उसके बाद आता है हमारा कमल द्वार, और कमल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोटस। तो कमल द्वार मतलब लोटस गेट। यह ग्रीष्म ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि गर्मी को, और ये भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। फिर उसके बाद आता है लहरिया द्वार या फिर हरा द्वार, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन गेट बोलेंगे। और ये कौन से ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है? वसंत ऋतु का। और ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान गणेश जी को ये समर्पित है। गुलाब द्वार यानी कि रोज गेट, यह द्वार सदी ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है, वह देवी को समर्पित है। फिर उसके बाद मयूर प्रवेश द्वार के बारे में यानी कि पिकॉक गेट के बारे में एक और एडिशनल जानकारी। इस पर 1 जनवरी 2017 को ₹2.5 का टिकट जारी हुआ था। तो मैं आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ। तो मयूर द्वार, पिकॉक गेट कौन सी ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है? शरद ऋतु का। कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को। कमल द्वार ग्रीष्म ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है, और कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव और पार्वती को। लहरिया द्वार यानी कि हरा गेट, ग्रीन गेट, यह वसंत ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है और भगवान गणेश को समर्पित है। गुलाब द्वार, ये गुलाब जो द्वार है यानी कि रोज गेट, ये सर्दी ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है और देवी को समर्पित है। और मयूर प्रवेश द्वार पर 1 जनवरी 2017 को ₹2.5 का डाक टिकट जारी हुआ था। फिर उसके बाद आता है हमारा जय निवास उद्यान। चंद्र महल के सामने स्थित यह उद्यान सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। तो जो हमारा चंद्र महल जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, उसके सामने स्थित यह जय निवास उद्यान, इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। इसी जय निवास उद्यान के एक कोने में सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है। फिर उसके बाद आता है हमारा गोविंद देव जी की मंदिर। तो गोविंद देव जी मंदिर के बारे में क्या है कि जो हमारे जयपुर के शासक थे यानी कि जयपुर के राजा थे, उनके जो आराध्य देव थे वो कौन थे? वो गोविंद देव जी थे। और उनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? तो सिटी पैलेस में ही बना हुआ है। यह गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। इसको आप याद रखना, कौन से संप्रदाय का मंदिर है? गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। जब हम और आगे संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको और अच्छे से बनाऊंगा, और आप कोशिश करना इनके नोट्स बनाएं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो कनेक्टेड रहे। इसका जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। सिटी पैलेस परिसर में द पैलेस स्कूल नाम से एक स्कूल भी संचालित है, और इसी पैलेस के परिसर में एक स्कूल भी चलता है जिसका नाम है द पैलेस स्कूल। सिटी पैलेस परिसर में एक घंटाघर भी बना हुआ है। तो ये था गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में। अब आता है हमारा बादल महल। तो बादल महल हमने एक डूंगरपुर में भी पढ़ा था, और ये वाला जो है वो है कहाँ पे? जयपुर में। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और हम ये पार्ट 3 में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हम एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ रहा होगा। जो भी आपके डाउट वगैरह हैं वो हम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।